So hi everyone, next we are continuing with the normal distribution. In the last class we have done with the probability. उसमें हमने कुछ definitions देखी थी, like what is probability, sample space, outcome, result, ठीक है, event and all definitions. उसके बाद हमने start किया था probability distribution. अब हमारे पास जब large number of samples होंगे तब हमें probability distribution को use करना पड़ता है. हमने probability distribution में क्या देखा था? हमारे पास तीन मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला हमने देखा था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमने देखा था पॉइसन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस टू आर फॉर डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? जब हमारा डाटा फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो। थर्ड हमारा था कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए, उसके लिए हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो इट इज फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो हमने बायनोमियल और पॉइसन की डेफिनेशन देखी थी। अब उसी डेफिनेशन में हम चेंज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस हैं, यानी इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला तो चेंज रहेगा पर उसकी डेफिनेशन में ऐसा क्या चेंज है। लाइक ये तो लिखेंगे ही, इफ़ यहाँ पर जो हम डिस्क्रीट ले रहे थे वहाँ पे हम बात करते हैं इफ़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसको हम तब कहेंगे वो बायनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है अगर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये रहेगा। एक फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा इफ अगर हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करेगा जब ये उसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सो विल जस्ट पेस्ट द सेम फॉर्मूला। अभी सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बायनोमियल और पॉइसन हमने पढ़ लिया था। बायनोमियल इज फॉर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर हेड और टेल या फिर आइदर पास और फेल, ठीक है। जब दो ही पॉसिबिलिटीज रहती हैं तब हम यूज़ करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं? जब हमारा एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट और हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम शुरू करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो उससे पहले डेफिनेशन, आई विल जस्ट चेंज द कलर। यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना और इस पर क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 नंबर में आ सकता है डेफिनेशन के लिए, इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, मैं जस्ट पेस्ट हियर, ठीक है। अब मैंने ये सेम पेस्ट कर दी बायनोमियल की। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डिस्क्रीट की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉन्टिन्यूस। तो क्या आ जाएगा? एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज सेड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, मैंने क्यों ये पेस्ट किया ताकि पता चल जाए। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा डेंसिटी मास फंक्शन। सो इट इज डेंसिटी मास फंक्शन, ठीक है। सो इफ इट्स डेंसिटी मास फंक्शन एफ इज, क्या है फॉर्मूला? तो यहाँ पे हमारा एफ का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर मेरा एक्स इक्वल टू एक्स बार है तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 1/√2 पाई मल्टीप्लिकेशन का साइन सिग्मा डॉट ई की पावर माइनस 1/2 और इसके, अब इसके ब्रैकेट में है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, म्यू क्या है? सबसे पहले म्यू इज मीन ऑफ सैंपल मत बोलना, यहाँ पे मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जब हम एक्स बार पढ़ते थे स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी मीन, जब हम एक्स बार निकालते थे उसको हम क्या बोलते थे? मीन। लेकिन वो किसका था? सैंपल का। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। वहाँ पे हम छोटा सा सैंपल लेते थे, लाइक हमारे पास 4 रीडिंग्स होती थी, 5 रीडिंग्स होती थी, तो उसका हम एवरेज निकालते थे। यहाँ पे म्यू क्या है? मीन ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसका मीन है ये। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? एक्स बार तो है नहीं है, बट मैंने बता दिया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देन हमारा सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस,
ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं मानूँ x, लेट x follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरा x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे वो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस और मीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये किसके लिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, हमें बस इसका ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लिखना है। हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे बेल शेप ग्राफ आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, दोनों तरफ से सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबसे पहला तो नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, प्रॉपर्टी से पूछ सकता है 2 नंबर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और जो उसकी चीज़ें याद रखने वाली। अब ये क्या बोलता है, यहाँ से जो डिस्टेंस रहता है यहाँ से इस एंड तक पूरा डिस्टेंस कितना रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि ये तो नीचे टच ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का जो डिस्टेंस रहता है इट इज़ 1। ठीक है, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का 1 है तो 0 से प्लस इन्फिनिटी का कितना हो गया, और 0 से माइनस इन्फिनिटी का कितना हो गया, इट शुड बी 0.5। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये यही अजम्पशन ले रहा है, पहला नॉर्मल कर्व इज बेल शेप, उसके बाद बोला कर्व इज सिमेट्रिक, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड उसकी इक्वल रहनी चाहिए। और उसके बाद बोलता है कर्व इज सिमेट्रिक सेम अबाउट मीन मोड मीडियन। सॉरी, just copy pasting this, curve is symmetric curve is symmetric about, किसके अबाउट, curve is symmetric about मीन मोड मीडियन। तो ये याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन मोड मीडियन होता है, मीन मीडियन मोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब इक्वल रहता है और 0 के बराबर रहता है। दूसरा इसने क्या बोला, इसमें मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी से अगर मेरा x की वैल्यू में ले रहा हूँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होगा वो ग्रेटर साइन, तो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर x कहाँ तक जा रहा है, प्लस कितना रहता है, 1 रहता है। दूसरा आधा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन म्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इज ऑलवेज 0.5, यानी इसका हाफ डिस्टेंस इज 0.5 रहेगा, फुल डिस्टेंस इज 1 रहेगा। ठीक है, तो ये इसके अजम्पशंस है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हुए अब हमें सॉल्व कैसे करना, अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा, दिस e⁻⁻² के ब्रैकेट में जो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, z। तो यहाँ पे हमें बस यही याद रखना है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू पता है क्या है, मीन है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हमें वो क्या दे देता है, म्यू और सिग्मा हमें ब्रैकेट दे देता है क्वेश्चन में ही, हमें निकालना होता है z। ठीक है, x पॉसिबिलिटी देख के। तो अगर मैंने मान लिया ये मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जस्ट एज्यूम ये थी मेरी कर्व,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1 रहता है, और 0 से प्लस इन्फिनिटी या 0 से माइनस इन्फिनिटी इट इज़ ऑलवेज 0.5। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद ये हमें याद रखना है, ये नहीं दिया होगा तब भी ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे +1 मान लिया, यहाँ पे +2 मान लिया, यहाँ पे -1 मान लिया, यहाँ पे -2 मान लिया, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। +1 -1 +2 -2। अब वो क्या करेगा, वो मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस देगा, 0 to 1 रहेगा। कितना डिस्टेंस है, 0.18 ले लेते हैं। 0 to 2 रहेगा, इट इज़ 0.36। और एक और बोल देगा 0 to 1.5 डिस्टेंस रहेगा मेरा 0.23। अब इस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल देगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहला, अगर वो मुझे बोल रहा है, अगर मैंने मान लिया ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो मैं 3-4 पार्ट दे देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अगर वो बोल रहा है z 0 से बड़ा है, z 0 से बड़ा है, मतलब मुँह किसकी तरफ खोल रहा है, z की तरफ, तो 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा यहाँ से लेके, लिमिट नहीं दी है कितना बड़ा है, तो प्लस इन्फिनिटी तक बड़ा होगा। तो z 0 से बड़ा है, तो मतलब x कितना आ जाएगा मेरा 0.5। सिंपल, इतना समझ में आया। ठीक है, z 0 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी तक छोटा होगा, तो भी 0.5 आएगा। ओके। अब बोल रहा है -1 से z बड़ा है, और कहाँ तक है, +1 तक। अब इसका निकालो, -1 से +1, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकाला, -1 से यहाँ तक, +1 तक। अब ये मैं कैसे निकालूँ, -1 से +1। अब मुझे पता है 0 से 1 कितना है, 0 से 1 कितना है, यहाँ पे लिखा है 0.18 दिया है। 0 से 1 0.18 है, तो 0 से -1 भी 0.18 होगा, तो 0.18 को प्लस कर देंगे, यानी 0.36। सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.18 प्लस 0.18, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है, एक और पार्ट, मतलब वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, मैं ये क्वेश्चन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब वो बोल देता है मुझे, मेरा क्वेश्चन -1.5 से z बड़ा है और कहाँ तक है, 2 तक है। अब क्या निकालना है, जस्ट इरेज दिस लाइन, ये ग्राफ बनाना है तभी समझ में आएगा। अब -1.5 मतलब यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब 0 से -1.5 का डिस्टेंस मुझे पता है। ओके, 0 से 2 का डिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, तो बस सिंपल प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, 0 से 1.5 का डिस्टेंस, 0 से 1.5 का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 0.23, और 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है, 0.36। हो गया 0.23 प्लस 0.36 कम्स आउट टू बी 0.59। सिंपल है, बस ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा, बस हमें आना चाहिए। अब वो बोल देता है कि बताओ 2 से इन्फिनिटी तक। सो उसने मान लिया z जो है वो मेरा बड़ा है, लेकिन +2 से। अब +2 से बड़ा है तो मुझे क्या निकालना है, +2, ये है +2, इससे बड़ा, मतलब ये जो इस तरफ वैल्यू रहेगी वो सारी क्या रहेगी, इससे छोटी रहेगी, तो 2 से प्लस ज़्यादा किस तरफ, इस तरफ जाना है। तो आई विल जस्ट इरेज दिस वन। क्या करना है, 2 से बड़ा, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है अभी। अब 2 से बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना रहता है, 0.5, और मुझे 0 से 2 का डिस्टेंस भी पता है, तो मुझे 2 से प्लस इन्फिनिटी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसे, 0.5 से सिंपल इसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे 2 से इन्फिनिटी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, 0.5 से माइनस कर दिया 0 से 2 का डिस्टेंस, तो 0.5 मतलब ये मेरा डिस्टेंस था, कहाँ से, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें से मैंने माइनस कर दिया वो डिस्टेंस जो है 0 से +2 तक, तो मुझे +2 के आगे वाला डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल गया +2 से प्लस इन्फिनिटी तक का। ठीक है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ से 0.5, 0 से 2 तक का डिस्टेंस कितना है, 0.36, तो 0.5 से 0.36 मैंने माइनस कर दिए, मेरा आ गया 0.14। ठीक है, सिंपल आ गया, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ।
ताकि मुझे पता चल जाए पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने मान लिया एक एग्जामिनेशन है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ, हाँ ऐसे करते हैं, सो इन एग्जामिनेशन ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, अब इनके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे देगा। मार्क्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब निकालो। और ये भी दिया है विथ मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन, वो दे देगा विद मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आर 10 and 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया, यानी म्यू भी दे दिया और सिग्मा भी दे दिया। अब वो बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks, पहला लेस देन 20, दूसरा लेस देन 10 और तीसरे को ले लेते हैं इन बिटवीन 10 से 20 तक। तो आई विल राइट 10 से 20 तक नहीं, वी विल से, ठीक है 10 से 20 तक लेते हैं, तो 10 से मैक्स 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया, ये मुझे 20 से ग्रेटर उसने वैल्यू दे दी, लेकिन मुझे यहाँ पे वो क्या बता रहा है, उसने मुझे यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है और उसने मुझे म्यू भी दिया और सिग्मा भी दिया। सिंपल मेरा फॉर्मूला मैंने याद रखा हुआ है, क्या था, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू और सिग्मा कांस्टेंट है, तो सिंपल बस क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू 20 पुट करनी है। तो कैसे अप्रोच करूँगा, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला मैंने ऐसे माना मुझे क्या निकालना है, मेरे जो प्रोबेबिलिटी है 20 मार्क्स कम कितने आ रहे हैं, तो ये इस पी की जगह क्या लिख दूंगा, फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ग्रेटर का ग्रेटर साइन ही रहेगा, सेम यहाँ रहेगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे ये जो x है ना, इसको चेंज नहीं करना है, सिंपल ये वैसे का वैसे रहेगा, इस x की जगह पे लिख दो ये कितना आ रहा है 20, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देगा प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्या निकालना है 20 से कम, तो 20 माइनस 10 अपॉन 10, क्योंकि म्यू और सिग्मा हमें गिवन दिया है 10, सिग्मा भी दिया है 10, तो ये हमने वहाँ पे पुट कर दिया, उसको ब्रैकेट क्लोज कर दी। हम क्या निकाल रहे हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। तो अब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या होता है, z होता है, यस z इज लेस देन 20 माइनस 10 10 10 बाई 10 1, सेम इक्वेशन बन गई जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस वैसा। अब हमें क्या निकालना है, हमें वो कर्व बनानी है, इस तरीके से बनती है, हमें डिस्टेंस गिवन होगा 0 से 1 का कितना है, 0 से 2 का कितना है, वो सब। अब बोल रहा है z 1 से छोटा है, यानी यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। अब z 2 से छोटा है, तो यानी ये 1 से छोटा है, तो यानी यहाँ से लेके 1 से छोटा कहाँ तक नहीं बताया, तो मतलब पूरा इन्फिनिटी तक, पूरा इन्फिनिटी तक डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब यहाँ पे इसको मैं दो डिस्टेंस में, दो तरीकों में तोड़ सकता हूँ, एक 0 से तो माइनस इन्फिनिटी का डिस्टेंस रहेगा 0.5, अब 0 से 1 का डिस्टेंस मुझे कितना दिया रहता है, तो वो मुझे दिया है 0 से 1 का 0.18, सिंपल इसको प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा निकल जाएगा x कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.18 इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, ये मेरा आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे आ जाएंगे कितने बच्चों के मेरे 20 मतलब 20 मार्क्स से कम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स लेस देन 20 आर 0.68 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, सो आ गया 680।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, 10 से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो बताओ। इट इज 0.5 प्लस 0.18, ठीक है, 0.6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स मोर देन 10। तो सिंपल बस यही साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस म्यू कितना है, सॉरी म्यू कितना है 10, सिग्मा कितना है 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो यहाँ पे ये हो जाएगा z ग्रेटर देन 10 माइनस 10 अपॉन 10, 10 माइनस 10 0 0 0, तो ये 0 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0, z अगर 0 से बड़ा है तो सिंपल इसी ग्राफ पे जाएंगे, 0 से बड़ा है तो मतलब 0 से बड़ा कहाँ तक बड़ा हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो इट कम्स आउट टू बी 0.5, डिस्टेंस मेरा आ गया 0.5। अब आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट से मुझे निकालना है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose marks more than 10 are कितने रहेंगे 0.5 into 1000। अब इसमें वो स्टूडेंट्स भी आएंगे ना जिनके 20 से कम है, लेकिन 10 से तो ज़्यादा ही रहेंगे, तो ये कितने रहेंगे हमारे 500। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, लास्ट पार्ट इसका, अगर मुझे उसने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स बिटवीन द रेंज ऑफ 10 से जाना है 20 तक, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या है x माइनस म्यू कितना है 10 और सिग्मा कितना है 10, ग्रेटर देन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और यहाँ पे x माइनस म्यू कितना है 10, सिग्मा कितना है 10। मैंने क्या किया, सिंपल जहाँ पे x की वैल्यू थी और मैंने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा कर दिया ताकि मेरा z बन जाए, और जो वैल्यू यहाँ पे थी वो वहीं पे रखी, जो वैल्यू यहाँ पे थी वो वहीं पे रखी। सिग्मा और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमारा सेम रहेगा, बस x की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे x 10 पुट कर दूंगा, यहाँ पे x 20 पुट कर दूंगा, तो मेरा आ गया 10 माइनस 10 अपॉन 10 z, और यहाँ पे आएगा 20 माइनस 10 अपॉन 10। तो ये क्या होगा 10 माइनस 10 0, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया, 0 से z बड़ा है कहाँ तक 10, 10 अपॉन 10 1, तो 0 से 1 तक। सेम वही ग्राफ बनाऊंगा, दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये ड्रॉ करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अब क्या बोल रहा है, 0 से ये रहता है इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, ये रहता है माइनस इन्फिनिटी। मुझे कहाँ तक जाना है, 0 से +1 तक जाना, तो मैंने मान लिया यहाँ तक +1 है। अब 0 से +1 का डिस्टेंस कितना रहता है, इट इज़ 0.18, ये गिवन होगा तो 0.18, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपल 0.18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, हुज मार्क्स रेंज फ्रॉम 10 to 20, ठीक है, और कितने रहेंगे 180, 0.18 को 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है तो क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, जैसे मैंने बोला इन एन इंडस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा पेपर में, फॉलोज, और अगर वैसे ही आ गया सिंपल, वहाँ पे उसने बोला होगा x की वैल्यू यहाँ से यहाँ की रेंज है तो एकदम से निकल जाएगा, x की वैल्यू 0 से 2 तक, x की वैल्यू -1 से +2 तक, तो वो सिंपल प्लस माइनस वाला खेल है, वो आना चाहिए। तो इन इंडस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीन रख दिया है विद मीन 100 एंड
स्टैंडर्ड डिवीजन 100। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ से यहाँ पे मुझे उसने क्या डिस्टेंस दे दिया, 0 to 1 दे दिया है 0.18, 0 to 3 दे दिया है 0.40, 0 से 2 दे दिया है 0.36। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x ग्रेटर देन 300। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 से x इंक्रीज करेंगे कहाँ तक, 0। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो ये अगर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस अंडर लेना पड़ेगा ना। ठीक है, और लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है x 300 से ज़्यादा है, तो यानी सिंपल फर्स्ट पार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा, x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये तो म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर रहेगा किससे, 300 माइनस 100 अपॉन 100। ठीक है, ये म्यू 100 है, सिग्मा 100 है, गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 300। तो सिंपल मैंने कर दिया, ये कितना आ गया 200 बाय 100, तो आ गया 2। तो यहाँ पे मेरा आ गया p प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2। यहाँ पे ये रहा मेरा ग्राफ, यहाँ पे ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है प्लस इन्फिनिटी। अब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 से माइनस कर देंगे, सिंपल जैसे पहले किया था। 0 से 2 का डिस्टेंस, 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है, 0.36। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.14। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिया नहीं था एम्प्लॉयज़ कितने हैं, अगर मैं एम्प्लॉयज़ दे दूँ 1000 एम्प्लॉयज़ दे दूँ तो सिंपल 140 एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे उनका जो हमारा सैलरी का पैटर्न है जो भी है उसके हिसाब से हो जाएगा। बस मैं अभी मैं एक्स की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने क्या बोला यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 से एक्स माइनस 100 बोला मैंने, माइनस 100 से एक्स कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। तो माइनस 100 यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग, यहाँ पे क्या लिखूँ सबसे पहला, एक्स माइनस म्यू, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई म्यू 100 अगेन, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी जो मेरा आने वाला है, और यहाँ पे क्या रहेगा x, यहाँ पे कितना x दिया है मुझे 0, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे माइनस 100 माइनस 200 और ये कट गया माइनस 2 से कहाँ तक जाना है, ये है z, और ये कितना है माइनस 100 बाई 100 माइनस 1। सिंपल है। यहाँ पे क्या है, सिंपल ग्राफ बनाऊंगा मैं, तब यहाँ पे ये है 0, ये -1, ये है -2, ये -3 और ये माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है -2 से ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर साइन, मतलब -1 तक ही जाना है। तो -2 से -1 तक जाना है, इतना ही जाना है मुझे। 0 से -1 का डिस्टेंस पता है 0 से 1 का डिस्टेंस वही रहेगा। 0 से 2 का डिस्टेंस पता है। तो क्या करूँगा, 0 से 2 का जो डिस्टेंस रहेगा, 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है 0.36, उससे माइनस कर दूंगा 0 से 1 का डिस्टेंस। 0 से 1 का डिस्टेंस कितना है 0.18, एकदम सिंपल, तो 0.18 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x ऐसे ही था ना, 400 लेस देन 400। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे ये ग्रेटर आ जाएगा। x कितना है 400 है, म्यू कितना है 100 और ये कितना है 100। सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा z
लेस देन कितना हो जाएगा 400 माइनस 300/100 तो हो जाएगा 300। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया 300/100 कितना हो गया 3। भैया ना यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे 3 से कम, 3 से कम मतलब 3 से कम कहाँ तक जा सकता है, दिस इज +3 पूरा। तो यानी एक तो 0 से 3 का डिस्टेंस भी पता है और 0 से -∞ का डिस्टेंस तो 0.5 ही रहेगा। 0 से 3 का डिस्टेंस कितना गिवन गया है 0.4, सिंपल 0.9 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4 आ गया 0.9। ठीक है, दिस इज हाउ हमें जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सिंपल या तो यही आएगा या तो इससे भी सिंपल आ जाएगा। सिंपल हमें यही वैल्यू दी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग z की वैल्यू ग्रेटर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग z की वैल्यू इस रेंज से इस रेंज तक। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होगा डेट इज द ग्रेटर वैल्यू, और जिस तरफ छोटी वैल्यू, जिस तरफ इसका पूंछ होगी वो छोटी वैल्यू रहेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था दिस। ठीक है, तो यहाँ पे -2 छोटी वैल्यू से +1, -1 बड़ी वैल्यू, तो -2 से +1 तक ही जाना है। और अगर नहीं गिवन है तो बड़ा कहाँ तक जा सकता है, +1 तक जा सकता है, और छोटा यानी सबसे छोटा कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है। और अगर हमारा गिवन नहीं है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट गिवन नहीं है, तो लोअर लिमिट क्या रहेगी, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं, z1। अब यहाँ पे क्या इसने बोला कि 1 से z बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं बताया। तो कितना बड़ा यानी इसकी अपर लिमिट उसने गिवन नहीं है, तो अपर लिमिट क्या रहेगी, बड़ा है भाई, वो हम खुद मान लेंगे। ये हम बड़ा कितना रहेगा +∞, बड़ा जा रहा है ना तो उसके मुंह की तरफ जा रहा है तो +∞ तक रहेगा। सेम ऐसे ही अगर उसने बोल दिया z जो है वो मेरा छोटा है -1 से, अब उसने बोला कहाँ से -1 तक जा रहा है, -1 बड़ा है, तो छोटा कहाँ तक रहेगा, इट इज -∞ से। समझ में आ रही है, समझ में क्या ये दिखना है, जो अगर ये इसकी पूंछ है और इसका मुंह है, अगर इसका मुंह खुला है और ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा है, तो कितना बड़ा हो सकता है, प्लस साइन तक, तो +∞ तक बड़ा हो सकता है। और अगर वो बात करें कम है, तो किससे कम है, कितना कम हो सकता है, तो -∞ तक कम हो सकता है। तो अगर पूंछ की बात आएगी तो -∞ लगा देना, +∞ की बात आएगी तो +∞ लगा देना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को वहाँ पे भूल जाता है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये रहा मेरा, यहाँ पे क्या बोला है z1 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 1। अब 1 से बड़ा है तो मतलब ये, पर कितना बड़ा है ये नहीं पता है, वो 2 तक ले लेते हैं। तो इट शुड बी, अगर गिवन नहीं है तो +∞, अगर तो गिवन है यहाँ पे 2 दे दिया 3 दे दिया तो 1 से 3 तक ही लेना है, लेकिन इस तरीके से अप्रोच करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे -1 से छोटा है, तो यहाँ पे रहेगा -1, -1 से -1 ही सबसे बड़ा है, मतलब ये अपर लिमिट है इसकी, तो छोटा कितना छोटा रहेगा -∞ तक, तो फिर मैं ये डिस्टेंस लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से -1 से -2 तक नहीं जाना है, या -1 से +2 तक नहीं जाना है, सिंपल। अगर वो इसको बड़े लिमिट पर, अगर वो इसकी तरफ मुंह मोड़ रहा है तो मतलब ये अपर लिमिट हो गई यूगल, और यहाँ पर दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे पहले समझ में आया वैसे भी ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट का कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि पेपर में कुछ डाउट ना रहे, इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन से शुरू किया था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखी थी। अब वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, या फिर बोलेगा 1 से 10 तक नंबर है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं। फेवरेबल केस कितने प्राइम नंबर है 1 से 10 तक, वो लिख देंगे। फेवरेबल केस टोटल नंबर कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकल जाएगी, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो। वैसे तो पेपर में ये बाइनोमियल पे ही आ जाएगा, या फिर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएगा, 5 या 10 नंबर में आ सकता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको थोड़ा सा साइड पे रख सकते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हमने 3 देखे डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और पॉइजन हमारा डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है, विच इज़ जब हमारा डाटा फाइनाइट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट रहेगा। और हमारा जो लास्ट था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा रहता है जब हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात रहती है। तो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, अगर वो मीन स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्वेश्चन पूछ ले उसके लिए रेडी रहना है। तो यहाँ पर
सिंपल क्या है, मेरे पास 3 है। प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला बाइनोमियल की, बाइनोमियल की और पॉइजन की मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो वो अपने हिसाब से ठीक कर लेना, पॉइजन की। अब बाइनोमियल में क्या रहता है, हमने देखा था यहाँ पे 2 चांसेस रहते हैं। पॉइजन में भी हमने कॉइन की ही बात की थी। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हमारा पॉइजन में रहता है x, जो हमारा रहेगा टेंड्स टू इन्फाइनाइट, मतलब x बहुत ज़्यादा टर्म्स होती है, जैसे हमने 200 कॉइन्स की बात करी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी प्रोबेबिलिटीज टेंड्स टू 0, मतलब 0.001 ऐसे करके हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये n और p। और यहाँ पर ही हमारे कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी। तो यहाँ पर अब सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहला हमारा मीन क्या रहेगा, मीन मतलब म्यू, इट इज़ n इंटू पी। अब यहाँ पे क्या रहता है मीन, सिंपल लैम्डा रहेगा, लैम्डा ही एन पी है। नेक्स्ट वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस मैंने बात की थी, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा लिखते हैं तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। अब वेरिएंस यहाँ पे कितना रहेगा, इट इज़ एन पी क्यू। पी पता है, पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब यहाँ पे जो वेरिएंस रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वेरिएंस भी सेम ही रहता है, दैट इज़ लैम्डा ही रहता है। तो वेरिएंस भी लैम्डा ही रहेगा। नेक्स्ट मीन हो गया, वेरिएंस हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अब ये है सिग्मा स्क्वायर इज एन पी क्यू है, तो सिग्मा का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, एकदम सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो जब सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारा, लैम्डा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो मीन रहता है और वेरिएंस रहता है उसमें क्या रिलेशन है, और यहाँ पे जो मीन है और वेरिएशन है उसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे तो मीन और वेरिएंस इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वो भी लैम्डा और वो भी लैम्डा है। अब देखो यहाँ पे अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रहता है, ठीक है, पी और क्यू। अगर पी मेरा 0.5 है तो क्यू क्या रहेगा, 0.5 रहेगा। मेरा पी 0.4 है तो क्यू क्या रहेगा, 0.6 रहेगा। जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो मीन रहता है इट इज़ मोर देन वेरिएंस, ठीक है। किसके केस में, बाइनोमियल के केस में। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स बता दिए कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। बाइनोमियल हमारा पैरामीटर पे डिपेंड करता है एन और पी के, और पॉइजन हमारा डिपेंड करता है लैम्डा पे, ठीक है। लास्ट है हमारा थर्ड जो हमने अभी डिस्कस किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या देखा, ठीक है। इसका बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारा x, अगर हम बोल रहे हैं x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे किस किस पे वो डिपेंड कर रहा है, हमने देखा म्यू और सिग्मा स्क्वायर। म्यू क्या था, मीन था, और सिग्मा स्क्वायर क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देख ली थी, लाइक 0 से माइनस इन्फिनिटी का डिस्टेंस 0.5 रहता है, 0 से प्लस इन्फिनिटी का डिस्टेंस 0.5 रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का डिस्टेंस 1 रहता है। उसके बाद मतलब कर्व सिमेट्रिक होती है, डम्बेल शेप होती है। और इसको जो मेन चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, मीन, मोड, मीडियन आर इक्वल एंड इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में लिखी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने कंपेयर कर दिया तीनों को कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, बस ये प्रॉपर्टीज़। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, वो हमें वैल्यू दे देगा, बोलेगा डाटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे दिया, और एन की वैल्यू दे दी, बोलेगा वेरिएंस निकालो। स्टैंडर्ड डिवीजन दे देगा और बोलेगा अब वेरिएंस निकालो। तो इन सबको रिलेट करके इस तरीके से निकाल देना है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। बस यहाँ पे लेमडा होता है, यहाँ पे एन पी क्यू होता है। अब यहाँ पे मीन ज़्यादा रहता है वेरिएंस से, ठीक है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में इतना ही था प्रोबेबिलिटी के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।